94। ऐसे कैसे हो जाता? आपका 93, एगो का 94। कहाँ से बता रहा है? 94। चले देखा जाए, देखा जाए, ध्यान दीजिए। देखिए ज्यादा नहीं है, उसके बाद शायद हो सकता है डिस्काउंट चालू हो जाए। देखिए ध्यान दिया जाए, क्वेश्चन में कहा कि एक दुकानदार प्रत्येक 457 रुपया की दर से एक नोटबुक बेचता है। हल्ला कम कीजिए कि छोड़ दे, क्लास छोड़ दे, हल्ला कर दीजिए आप। जो है प्रत्येक को 457 रुपए की दर से नोटबुक बेचता है और उसे विक्रय मूल्य पर, देखिए साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि जो हानि लाभ होता है वो तो क्रय मूल्य पर होता है, लेकिन क्वेश्चन में, कुछ क्वेश्चन में पहले से भी आपको अलग किए हैं कि कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें लाभ हानि की गणना विक्रय मूल्य पर करेगा। तो जब विक्रय मूल्य पर करेगा तो विक्रय मूल्य को प्राथमिकता देंगे, अगर क्रय मूल्य पर करेगा तो क्रय मूल्य पर। और इसमें देखिए साफ शब्दों में कहा है कि ठीक है नोटबुक तो बेचता है इतना रुपया में, लेकिन उसको लाभ जो होता है विक्रय मूल्य का 4% कमीशन। कमीशन का सेंस यहाँ पर एक तरह से अगर कोई भी प्रोडक्ट कोई बेचा तो उसका कमीशन का मतलब सेंस लाभ ही होंगे। कभी कभी देखिएगा कि क्वेश्चन में लिख देगा कि 4% लाभ कमाया, तो 4% लाभ कमाया मतलब उसको कमीशन मिल गया। अब आगे उसी तरह से कहा है कि वह प्रत्येक 80 रुपया की दर से पेंसिल बॉक्स बेचता है और उसमें भी कहा है कि विक्रय मूल्य यानी जितना जिस दाम पर बेचा गया उसी दाम पर उसको 20% का कमीशन मिलता है। इसके बाद कहा कि यदि वह एक दिन में 10 नोटबुक बेचता है, जबकि ध्यान रखिए प्रत्येक नोटबुक को बेचा गया है 457 रुपया में, और आगे कहा कि प्रत्येक दिन जो है वो 6 पेंसिल बॉक्स भी बेचता है और उसको भी बेचने पर देखिए 80 रुपया में बेचा गया है। तो कहा कि बताइए 2 सप्ताह में कुल कितनी धनराशि कमीशन के रूप में पाएगा, यानी सिर्फ यहाँ पर जो व्यक्ति बेचा है उसका कमीशन यानी सेंस ये लाभ होंगे। अब यहाँ पर 2 हफ्ता का सेंस यहाँ पर ये लगाना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं है कि रविवार को बंद रहेगा, यानी एक हफ्ता में 7 दिन है तो 2 हफ्ता में कितना दिन मान के चलेंगे, 14 दिन। अब यहाँ पर पहले ये देखते हैं कि एक दिन का कमीशन कितना होता है। जब एक दिन का कमीशन हो जाएगा तो 2 हफ्ता का भी कमीशन निकाल लेंगे। अगर हम कह दें कि एक दिन का कमीशन अगर 50 रुपया बनता है तो 2 हफ्ता का कमीशन 14 से उसको गुना कर दिया जाएगा। अब रही बात कि एक दिन में कमीशन क्या मिलेंगे, तो पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि एक दिन में टोटल क्वांटिटी वो कितना बेचा। तो देखिए सर, एक जो है ये नोटबुक है जो 757 रुपया में बेचा गया और इस पर कहा गया है कि ठीक उसको 4% का कमीशन होगा। अगर आप इसको विक्रय मूल्य को 100 मानते हैं तो कमीशन कितना होगा, 4 रुपया के बराबर होनी चाहिए। जबकि डेली जो है वो कितना बेचता है, तो बोला गया है कितना नोटबुक बेचता है, 10 गो। तो ये हुआ एक वस्तु का कमीशन, एक नोटबुक का कमीशन। अगर हम इसमें 10 से गुना कर दे तो 10 नोटबुक का कमीशन हो जाएगा। उसी तरह से कहा कि 80 रुपया की दर से प्रत्येक पेंसिल बॉक्स बेचता है और इसको भी अगर हम विक्रय मूल्य का तुलना कितना से करें, 100 से, क्योंकि यहाँ भी कहा है कि विक्रय मूल्य पर ही कमीशन लेना है तो 20% कमीशन होगा। तो यहाँ 20 से गुना करेंगे तो यहाँ भी मैसेज आएगा कि एक पेंसिल बॉक्स बेचने से इतना रुपया कमीशन के रूप में मिलेंगे। और आगे ये भी कहा है कि प्रतिदिन जो है वो कितना पेंसिल बॉक्स बेचता है, 6। तो अगर हम इसमें 6 से गुना कर देंगे तो ये प्रतिदिन 6 जो है पेंसिल बॉक्स का कमीशन होगा। यहाँ पर भी प्रतिदिन जो है 10 नोटबुक का कमीशन होगा। बीच में अगर हम प्लस कर देंगे तो ये मैसेज आएगा एक दिन का व्यक्ति का कमीशन। और क्वेश्चन में कहा है कि बताइए 2 हफ्ता का कमीशन यानी 14 दिन का कमीशन, तो कितना से गुना करेंगे, 14 से। ले लीजिए, आंसर हो गया। चलिए नोट किया जाए। कल से एक बेंच पर 3 ही को बैठिएगा, बेंच बहुत सा है, घंघेट के मत बैठना है, जोन लगा के नहीं, 3-3 को ही बैठिएगा। एक बेंच पर 3 को, उससे ज्यादा नहीं। हाँ जी बोलिए। कहाँ का? जरा नारियल पानी दिलाइए। कर लिए नोट। आगे देखिए, अगला टाइप
खत्म भी हो जाएंगे, डिस्काउंट भी चालू हो जाएगा। शायद एक आपको कल पिछले क्लास में छूट भी किया था, उसको भी देख लीजिएगा। देखिए ध्यान दिया जाए, ठीक है, बन गया तो अच्छी बात है। देखिए कहता है अगला क्वेश्चन में कि एक विक्रेता निर्माता से 10 लैपटॉप खरीदता है और प्रत्येक लैपटॉप का मूल्य जो है लागत मूल्य से 33.33% अधिक अंकित करता है। इसमें देखा जाए अब जो है थोड़ा सा अंकित मूल्य आ गया, जबकि आगे जो है अंकित मूल्य का हम लोग चर्चा करेंगे जब डिस्काउंट की बात होगा। कुछ क्वेश्चन इधर जो है डिस्काउंट से रिलेटेड है, जबकि डिस्काउंट तुरंत चालू होगा। इसके बाद थोड़ा सा यहाँ जानकारी रखिएगा, थोड़ा सा अभी अगर तंग करेगा इस क्वेश्चन में तो थोड़ा सा ये ध्यान रखिए कि डिस्काउंट जो है जिस तरह से लाभ हानि का गणना जो है वो क्रय मूल्य पर होता है, तो उसी तरह से डिस्काउंट यानी पट्टा का गणना जो होता है वो अंकित मूल्य पर होते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा, अंकित मूल्य जिसको हम लोग एमआरपी कहते हैं, मैक्सिमम रिटेल प्राइस के रूप में। तो यहाँ भी कहा गया कि एक विक्रेता निर्माता से 10 लैपटॉप खरीदता है और प्रत्येक लैपटॉप का जो मूल्य है लागत मूल्य से 33.133, इसका मतलब आप 33.1/3% भी कह सकते हैं या इसी को 1/3 भी कह सकते हैं। यानी लागत मूल्य अगर 3 रुपया होगा तो इसका अंकित मूल्य जो होगा, जो लैपटॉप का मूल्य होगा, 1 रुपया बढ़ करके यानी 4 रुपया होंगे। आगे कहा कि वह प्रत्येक 5 लैपटॉप को 10% छूट पर बेचकर इन 5 लैपटॉप पर कुल जो है 10,000 रुपये का लाभ अर्जित कर लेता है। और यह भी बोला गया कि 10% का जो लैपटॉप पर जो है छूट दिया जाएगा। अब यहाँ पर यह समझना पड़ेगा कि छूट जो है वो क्रय मूल्य पर नहीं मिलेगा, छूट जब भी मिलेगा तो यहाँ अंकित मूल्य पर मिलेंगे, विक्रय मूल्य पर भी नहीं। तो 5 लैपटॉप पर कहा कि कुल 10,000 रुपया का लाभ अर्जित करता है और आगे कहा कि शेष लैपटॉप को वह प्रत्येक पर 3,000 रुपया का नुकसान भेजता है। देखिए टोटल 10 गो लैपटॉप था और उसमें से 5 गो बेचने में कामयाब हो गया, बाकी 5 गो जो बचता है उसको कहता है कि प्रत्येक 5 गो जो बचा है प्रत्येक को 3,000 रुपया नुकसान यानी हानि पर बेचा गया। तो क्वेश्चन में कहा कि फिर किस विक्रय मूल्य पर उसने प्रत्येक शेष लैपटॉप को बेचा जिस पर उसे नुकसान हुआ। अब देखिए इस क्वेश्चन में कहा जाए कहानी की तरह क्वेश्चन है, थोड़ा सा सिर्फ यहाँ पर समझिए कि अगर हम लैपटॉप का क्रय मूल्य निकालने में कामयाब हो जाए, क्योंकि क्रय मूल्य कभी बदलता नहीं है, तो लैपटॉप का अगर क्रय मूल्य निकालने में कामयाब हो जाए तो फिर 3,000 रुपया नुकसान पर अगर बेचिएगा, सपोज कीजिए कि प्रत्येक लैपटॉप का जो क्रय मूल्य है अगर 7,000 रुपया है और 3,000 रुपया नुकसान पर बेचिएगा तो कितना बेचिएगा। यानी इसमें पूरे प्रक्रिया में सिर्फ लैपटॉप का क्रय मूल्य चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। अब क्रय मूल्य कैसे निकलेगा, तो इसके लिए सबसे पहले सेंस आइडिया यहाँ पर जो अंकित मूल्य और जो यहाँ पर लागत मूल्य है उस पर पहले माइनस करने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर कहा कि प्रत्येक लैपटॉप का मूल्य लागत से 33.1/3 या इसी को 1/3 के रूप में कहिए, यानी लागत के रूप में अगर आप मानते हैं 3 रुपया तो इसका जो मूल्य होगा, ऐसे मूल्य का मतलब इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं, आगे इसको क्या बोलेंगे, अंकित मूल्य ही बोलेंगे। ध्यान रहे डिस्काउंट जब भी लगेगा तो अंकित मूल्य पर लगेंगे। अब बताइए 3 रुपया लागत मूल्य हुआ तो 1 रुपया यहाँ ज्यादा दाम लेगा, यानी कितना में 4 रुपया। अब इसके बाद आगे कहा है कि वह प्रत्येक 5 लैपटॉप को बेचा और 5 लैपटॉप जो है टोटल लैपटॉप कितना खरीदा है 10 गो, लेकिन पहले कै गो बेचा 5 गो, और 5 गो जो बेचता है वो कितने प्रतिशत छूट पर बेचता है, 10% छूट पर बेचता है। अच्छा हम भी जरा सोचे कि 10% छूट पर बेचेंगे तो कितना बेचा जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको तंग अगर कर रहा है कैलकुलेशन तो इसमें आप जीरो भी लगा सकते हैं। अब जरा सोचिए कि 10% अगर ये छूट देता है तो 4 रुपया छूट देगा, यानी बेचेगा कितना में 36 रुपया में। अब यहाँ से कह सकते हैं कि लाभ होगा कि हानि होगा, तो देख सकते हैं अभी भी 30 रुपया लागत है तो ये बेचेगा कितना में 36 रुपया में। ये 6 रुपया का लाभ होगा कि नहीं होगा। जबकि किताब कहा है इसको लाभ जो हुआ है वो 5 लैपटॉप पर कुल कितना हजार 10,000। अब देखिए 5 लैपटॉप पर 10,000 हुआ है तो एक लैपटॉप पर लाभ कितना होगा 2,000 भी कह सकते हैं कि एक लैपटॉप पर जो लाभ होगा वो 2,000 के बराबर होंगे, और हम लोग कहेंगे तो कितने के बराबर होंगे 6। और यहाँ पर एक लैपटॉप का क्रय मूल्य निकाला जाए तो 30 से गुना करोगे और ये 6 × 30 होंगे, 2 × 10, यानी इससे ये पता चला कि प्रत्येक लैपटॉप का जो क्रय मूल्य होगा वो कितना हजार 10,000। अब बताइए क्रय मूल्य तो कभी नहीं बदल सकता है, तो 10 लैपटॉप में से प्रत्येक लैपटॉप का क्रय मूल्य 10,000 रुपया होगा। 5 लैपटॉप तो बेच दिया, 5 लैपटॉप और बचा। अब 5 लैपटॉप जो बचा है उसको प्रत्येक को कितना हजार नुकसान पर बेचा है, तो 3,000 अगर हम लेस कर देंगे, ये क्रय मूल्य है ये हानि है, तो बताइए विक्रय मूल्य निकलेगा कि नहीं निकलेगा। अर्थात बाकी जो शेष लैपटॉप बचा है उसको ठीक 7,000 रुपया पर क्या करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा। चलिए नोट कीजिए। एसी बंद करवाइए ना, ठीक हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा।
नोट। आगे देखा जाए 96 नंबर पे देखा जाए, 96 में कहता है कि विनोद 110 रुपये का लाभ कमाता है यदि वह प्रत्येक पेंसिल को, यदि वह पेंसिल की एक निश्चित संख्या बेचता है। यानी इसमें एक आइडिया बोला है कि विनोद एक दुकानदार होगा और वो पूरा 110 रुपया का लाभ कमाता है। तो यही से क्वेश्चन उठता है कि 110 रुपया का लाभ कैसे हो गया, तो कुछ बेचा होगा वो। तो आगे कहा, आगे देखिए, यानी स्टेटमेंट पहले वाला ही है लेकिन अब जो है उल्टा पुल्टा करके देगा। जैसे याद कीजिए बताए थे कि विक्रयमूल्यों का जो अंतर होता है वो लाभ हानि के अंतर के भी बराबर होंगे। तो कभी कभी ये क्वेश्चन को उल्टा पुल्टा करके स्टेटमेंट लिख सकता है। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए कहा कि विनोद 110 रुपया का लाभ कमाता है, तो क्वेश्चन यही पर उठता है कि लाभ कमाता होगा तो कुछ बेचता होगा। और आगे देखिए कहता है कि वह पेंसिल की एक निश्चित संख्या, एक सर्टेन नंबर में पेंसिल था, पता नहीं है कितने पेंसिल है, लेकिन कहता है कि जिसकी कीमत जो है 2 रुपये 50 पैसे प्रति पेंसिल है। यानी व्यापारी विनोद जो है प्रत्येक पेंसिल को 2 रुपया 50 पैसा में बेचता है। कितना पेंसिल है दिया हुआ नहीं है, लेकिन वह कहता है कि वह 1 रुपये 75 पैसे प्रति पेंसिल के बराबर अगर संख्या में पेंसिल बेचता है तो कहा कि उसे 55 रुपये का नुकसान होता है। यानी दो स्थिति बोला गया इसमें, पेंसिल दोनों स्थिति में बराबर रखना पड़ेगा। और कहा गया कि अगर प्रत्येक पेंसिल को अगर 2.5 रुपया में बेचते हैं तो पूरा पेंसिल बेचने से आपको 110 रुपया का लाभ होगा। जबकि कहा गया कि उतना ही जितना पेंसिल पहले था अभी भी उसी पेंसिल को, सिर्फ फर्क यह है कि अब विक्रय मूल्य बदल करके 1 रुपया 75 पैसा अगर की दर से बेचते हैं तो उसे कहता है कि 55 रुपये का नुकसान होगा। यानी एक स्थिति में लाभ और दूसरी स्थिति में रेट डाउन कर दिया तो नुकसान हो गया। क्वेश्चन के पास क्वेश्चन पूछा कि बताइए विनोद के पास कितना पेंसिल था या कितना पेंसिल खरीदा या कितना पेंसिल बेचा। जितना खरीदेगा उतना ही बेचेगा। अब इसमें देखा जाए कि अगर प्रत्येक पेंसिल को 2.5 रुपया में बेचते हैं जबकि उसी पेंसिल को फिर कितना में बेचेंगे, 1 रुपया 75 पैसा। यहाँ बोला है कि क्या हुआ है, लाभ हुआ है। लाभ जो हुआ है एक तरफ से 110 रुपया, जब यहाँ जो है वो हानि हो गया है और हानि हुआ है 55 रुपया। जबकि हानि का सेंस क्या होगा, निगेटिव, लाभ का सेंस क्या होगा, पॉजिटिव। अब देखिए आप ये बताइए कि कितना पेंसिल खरीदना चाहते हैं। अभी तो हम लिखे एक पेंसिल को बेचना है 2.5 रुपया में जबकि उसी पेंसिल को 1 रुपया 75 पैसा में। तो कै पेंसिल का प्रयोग करना चाहिएगा, 1 पेंसिल का, 2 पेंसिल का, 10 पेंसिल का, 20 पेंसिल का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए मन में मान ले एक ही पेंसिल मेरे पास था तो एक पेंसिल को इतना में बेचेंगे फिर इतना बेचेंगे। अब जरा सोचिए कि ये लाभ है, ये भी विक्रय मूल्य है और ये भी क्या है आपका विक्रय मूल्य, ये भी विक्रय मूल्य है और ये भी क्या है विक्रय मूल्य। अगर इस विक्रय मूल्य पर बेचेंगे तो पूरे सौदे में लाभ होगा, अगर इस विक्रय मूल्य पर बेचेंगे तो पूरे सौदे में हानि होगा। जबकि ध्यान रखिए विक्रय मूल्य का अगर अंतर कीजिएगा तो ये अंतर किसको फॉलो करेगा, लाभ हानि का। तो यहाँ देखा जाए लाभ हानि में अंतर कितने का होगा, 110 और 55 दोनों जुड़ जाएगा क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव जुड़ता है तो 165। और हम लोग यहाँ से कहेंगे विक्रय मूल्य का भी तो अंतर लाभ हानि का अंतर होता है, तो यहाँ से हम लोग अंतर कहेंगे 2 रुपया 50 पैसा में 1 रुपया 25 पैसा 75 पैसा घटाइएगा तो 75 पैसा। अब इसमें कहा गया कि बताइए किताब कहा पूरे सौदे में लाभ हानि का अंतर इतना का होगा, हम लोग कहेंगे तो लाभ हानि में अंतर इतने का होगा। जबकि कहा गया कितना पेंसिल खरीदे या बेचे, तो कितना पेंसिल का रिसर्च किए थे, तो यहाँ 1 से क्या करेंगे गुना, पॉइंट हटाएंगे, बताइए डबल जीरो जाएगा कि नहीं जाएगा। अब यहाँ से कहा जाए तो 25 या 75, ये 25 चौ 100, इसको 3 से काटिएगा, 3 पचे 15, 3 पचे 15 यानी 5 24, 5 24 2 22, यानी टोटल जो है 220 पेंसिल खरीदा गया या 220 पेंसिल बेचा गया। पहले से भी चर्चा होता था विक्रय मूल्य का अंतर जो होगा वो लाभ हानि का अंतर होगा। और कुछ टाइप पहले भी देखे हैं, ये थोड़ा सा अलग तरह का क्वेश्चन है। कर लिए नोट। आइए 97 देखते हैं। देखिए 97 में कहता है कच्चे माल की लागत में वृद्धि के परिणाम स्वरूप, यानी जो रॉ मटेरियल था
उसमें वृद्धि हुआ, जिसके कारण कहता है कि इसका प्रभाव जो है परिणाम स्वरूप, मतलब जिसको इंग्लिश में कहते हैं कंसेक्वेंस, यानी क्या प्रभाव पड़ा। तो कहा जिसके परिणाम स्वरूप एक वस्तु के निर्माण की लागत 18% से बढ़ गया। यानी अगर पहले लागत 100 रुपया मानिएगा तो रॉ मटेरियल का दाम बढ़ गया, जिसके कारण अब लागत जो होगा वो 118। यानी दो तरह का यहाँ पर क्रय-मूल्य तैयार हो रहा है, एक पहले का क्रय-मूल्य और एक अब का क्रय-मूल्य। जबकि आगे क्वेश्चन में कहा कि एक निर्माता ने वस्तु के विक्रय-मूल्य को संशोधित किया, यानी जब यहाँ पर देखा गया कि क्रय-मूल्य जब बढ़ गया तो जो बेचने वाला था, निर्माता जो था यानी मैन्युफैक्चरिंग जो करता था वही शायद बेच भी रहा है, तो वो विक्रय-मूल्य में संशोधन मतलब बदलाव करना, तो विक्रय-मूल्य में बदलाव किया। क्या बदलाव किया? तो कहता है इस तरह से संशोधन किया, बदलाव किया ताकि पहले के समान लाभ प्रतिशत बनाए रखे। यानी विक्रय-मूल्य को इस तरह से बदल दिया कि जितना पहले प्रतिशत लाभ होता था अभी भी उतना ही प्रतिशत लाभ होना चाहिए। हालांकि उन्होंने पाया कि अब प्रत्येक वस्तु को बेचकर पहले से लाभ से है 9 रुपया अधिक मिला है। तो कहा कि प्रति वस्तु का पहले लाभ क्या था। अब इस क्वेश्चन में देखा जाए तो दो तरह का स्थिति हो रहा है, एक पहला स्थिति और एक दूसरा स्थिति। और यहाँ पर कहा जाए लागत का सेंस आप क्रय-मूल्य नहीं बोल सकते हैं। तो अगर पहले का अगर लागत 100 रुपया होगा तो अब का लागत कितना होगा? 108। जबकि ध्यान रखिए 118। अब जबकि क्वेश्चन में कहा है कि दोनों स्थिति में प्रतिशत लाभ आपस में क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। अब देखा जाए अगर हम यहाँ का लाभ पता नहीं है, अगर यहाँ का लाभ को P1 बोले, यहाँ का लाभ को क्या बोले? P2, क्योंकि लाभ बदल सकता है, प्रतिशत लाभ नहीं बदलने के लिए कहा है, लेकिन लाभ बदलेगा क्योंकि पहले से लाभ कितना रुपया ज्यादा हो रहा है, क्योंकि यहाँ का क्रय-मूल्य भी बदल गया, यहाँ का भी क्रय-मूल्य बदल गया। जबकि क्वेश्चन में बोला गया है कि प्रतिशत लाभ में कोई बदलाव नहीं होगा। ये देखिए साफ शब्दों में लिखा है समान लाभ प्रतिशत बनाए रखा, यानी प्रतिशत लाभ दोनों स्थिति में एक था। लाभ दोनों स्थिति में एक नहीं बोला है, प्रतिशत लाभ दोनों स्थिति में एक है। अगर कहता लाभ दोनों में स्थिति में एक है तो अगर इसको P1 मानिएगा तो इसको भी क्या मानिएगा? P1 ही मानिएगा। लेकिन लाभ प्रतिशतता दोनों में एक है, लाभ तो एक नहीं है। तो अब क्या करेंगे? यहाँ से P1 और P2 का अनुपात निकालेंगे। इसके लिए माध्यम क्या बनेगा? तो माध्यम यही छोटा सा पॉइंट बनने वाला है कि दोनों में प्रतिशत लाभ एक होगा। तो यहाँ से अगर हम प्रतिशत लाभ निकालेंगे तो लाभ गुने 100 और बटा क्रय-मूल्य की जगह कितना लिखेंगे? 100। यहाँ भी लिखेंगे लाभ गुने 100 और बटा क्रय-मूल्य की जगह 118। और भाई क्वेश्चन कहा है कि दोनों स्थिति में प्रतिशत लाभ आपस में बराबर। इसके बाद देखिए इसका कोई जरूरत नहीं है, एग्जाम में तो कहा जाए तो इसी को खाली उलट दिया जाता है तो ये लाभ का अनुपात निकल जाता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं, आपको शो करके बता रहे हैं। अब यहाँ से देखिए कि अगर P1 और P2 में अनुपात निकालिएगा, P1 अनुपात P2, तो बताइए ये क्या होगा? 100, तो ये कितना होगा? 118। ये देखिए जो आपका क्रय-मूल्य का अनुपात है वही किसका अनुपात है? लाभ का। अब यहाँ से कहा जाए तो किताब कहा है नियत राशि में कि पहले से लाभ कितना अधिक हुआ? 9। तो आप बताइए कितना अधिक हुआ? 18। और कहेगा पहले का लाभ बताइए 100। ये देखिए आंसर हो गया 50 रुपये। नोट किया जाए 50। कर लिया नोट। देखिएगा अगला टाइप 98 नंबर में देखा जाए, कहता है कि पहले उत्पाद की विनिर्माण लागत कच्चे माल की लागत का 3 गुना है। यानी एक विनिर्माण मतलब बनाने में जो पैसा लगेंगे, तो कहता है कि कच्चे माल मतलब जो रॉ मटेरियल है उस लागत का कहा 3 गुना है। यानी यहाँ पर एक होगा उत्पाद की विनिर्माण लागत, शॉर्टकट में लिख दे विनिर्माण, हम चल जाएंगे निर्माण लागत, और एक हुआ विनिर्माण उत्पाद की विनिर्माण लागत, कच्चे माल की लागत, एक है कच्चे माल की लागत। यानी एक तरह से कह सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग में क्या खर्चा हुआ और जो रॉ मटेरियल है उसमें खर्चा क्या हुआ। थोड़ा सा ये मार्केटिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन हो गया। कोई भी कंपनी अगर वस्तु का प्रोड्यूस करता है तो सबसे पहले उसको रॉ मटेरियल चाहिए, खनिज पदार्थ चाहिए। जब खनिज पदार्थ आ जाएगा तो उसको बनाने के लिए मजदूर चाहिए, जब मजदूर चाहिए तो उसको सैलरी देना पड़ेगा। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये अगर कच्चे माल का लागत है तो फिर बनाने में इसको पैसा जो खर्चा होगा उसको कह दिया विनिर्माण लागत। और
दोनों में रिलेशन पहले से कहा है कि उत्पादन की जो विनिर्माण लागत होगा वो कच्चे माल की लागत का 3 गुना होंगे, यानी इसका मान अगर 1 मानिएगा तो इसका मान कितना होगा 3। आगे फिर बाद में क्या कहा कि अब कच्चे माल की लागत 5:12 के अनुपात में जो है बढ़ गया, यानी यहाँ पर कहा जाए तो 5:12। एक टाइप था आपका रेशियो में या एज में कि दो व्यक्ति का पिछले वर्ष का आय का अनुपात जो है वो 3:4, और बाद में क्या कर दिया था कि उनके व्यक्तिगत आय का अनुपात 4:5 और एगो का था 6:7, इस तरह से बढ़ गया था। तो पहले का तुलना पहले से कर करके वर्तमान लाए थे। उसी तरह से यहाँ भी है कि पहले जो स्थिति था इन दोनों में 3:1 का, लेकिन अब क्या हुआ तो कहा कच्चे माल की लागत 5:12 में बढ़ गया, यानी पहले 5 था तो अब कितना होंगे 12, जबकि पहले का कितना दिया हुआ है 1, तो 1 का तुलना कितना से किया जाएगा, और अगर अब का निकालना रहेगा 12 से गुना कर दिया जाएगा। उसी प्रकार आगे कहा कि विनिर्माण लागत में है उसमें भी चेंजिंग हुआ। विनिर्माण लागत में कहता है कि ये ठीक 3:5 के अनुपात में बढ़ जाता है, जिसके कारण कहता है कि उत्पाद की पिछली लागत जो है 8 रुपया है, उत्पाद का पिछला लागत। अब यहाँ पर उत्पाद का अगर हम पिछला लागत कहेंगे तो 8 रुपया है, तो कहा वर्तमान में विक्रय मूल्य क्या होनी चाहिए ताकि 25% लाभ कमाया जाए। अब यहाँ पर देखिए लागत का मतलब सेंस क्या होगा, ये पैसा दोनों मिलाइएगा तब ना टोटल लागत होगा। जैसे यहाँ पर कहा गया कि उत्पाद की पिछली लागत, उत्पादन यहाँ पर लागत माल तो दिया हुआ नहीं है जी, उत्पाद की पिछली लागत 8 रुपया है, तो वर्तमान विक्रय मूल्य क्या होनी चाहिए ताकि 25% का लाभ हो। तो यहाँ पर देखिए कि मार्केटिंग के सेंस के ये सोचिए कि उत्पाद की पिछली लागत मतलब विनिर्माण लागत और कच्चे माल की लागत दोनों जोड़िएगा तभी ना आपका पूरा कंपनी का एक लागत होगा। तो अब का अगर लागत निकालना है तो हम यहाँ पर एक और फ्रेश कर लेंगे, ये हुआ पहले का लागत और यहाँ से कंपेयर करेंगे तो अब का लागत भी हो जाएगा। अब इसमें अगर आपको लगता है कि हम अलग अलग निकालना चाहे तो आप अलग अलग निकालिए। 8 रुपया इन दोनों मिला के दिया हुआ है, तो बताइए 3 और 1 कितना कर सकते हैं 4, तो बताइए टोटल का तुलना टोटल से करोगे तो कितना बार में कटेगा 4 बार में। तो यहाँ पर इसका मान कितना होना चाहिए 6 रुपया, तो इसका मान कितना होना चाहिए 2 रुपया, तब ना 6 या 2 कितना होंगे 8। अब यहाँ से चेंजिंग करेंगे, अब का यहाँ का लागत कहेंगे तो 6 बटा कितना लिखेंगे 3, और अब का लागत निकालना उसी तरह से 2 का तुलना कितना से कीजिएगा, और अब का अब देखा जाए इसको जोड़ देंगे तो अब का लागत हो जाएगा। कट्टा है तो काट भी सकते हैं, जैसे 5 दूनी 10, यहाँ भी कट्टा है तो काटिए, नहीं तो 12 दूनी 24, 24 बटा इसको क्या लिखेंगे 5, यानी इसको भी अगर भागा दिया जाएगा 4.8। अब बताइए यहाँ से कितना आया 10 रुपये, यहाँ से कितना आया 4 रुपया 80 पैसा, फिर दोनों को जोड़ देंगे तो 14 रुपया 80 पैसा, ये आपका हो गया नया तरह का लागत। अब कहा है कि इसको 25 5 दूनी 10, 4 रुपया 80 पैसा, देखिए 5 दूनी 10, इसका मान कितना आया 4 रुपया 80 पैसा, दोनों को जोड़ेंगे ना क्योंकि यहाँ जोड़ के आया तो यहाँ भी जोड़िएगा, तो 14 रुपया कितना पैसा 80 पैसा, ये हो गया एक नया प्रकार का लागत। अब इसको आप क्रयमूल्य का तुलना, क्रयमूल्य से आगे कहा 25% लाभ पर इसका भी क्रयमूल्य बताइए, तो 125, ये देखिए ये 5 होगा, ये 4, शायद ये भी 4 से कटेगा, 4 तिया 12, 2 4 सते 28, यहाँ से गुना कीजिएगा 5 सते 35, 5 तिया 15, 15 3 18, यानी ठीक अब 18 रुपया 50 पैसा इसका दाम होगा। चलिए नोट किया जाए। जबकि कुछ लोग पहले से ही प्लानिंग कर सकते हैं, रेशियो में देखिएगा इसका पहले से ही अंदाज लगा दिया गया है कि इसको 3 का तुलना 3 से 5 निकालना पड़े, तो पहले से भी आप कर सकते हैं। इस बार क्या किया गया है पार्ट बाई पार्ट कर दिया है कि 8 रुपया में यहाँ कितना था और 8 रुपया में यहाँ कितना था, यहाँ 8 रुपया में 6 रुपया इसका लगेगा और 2 रुपया इसका लगेगा, क्योंकि यही दोनों मिला कर करके कंपनी का लागत आया होगा 8 रुपया। तो टोटल का तुलना टोटल से करके 8 रुपया, तो हम लोग कहेंगे तो यहाँ 6 रुपया और ये 2 रुपया। अब इसका लागत जो है विनिर्माण लागत पहले से 3:5 में बढ़ गया, तो पहले 6 हम लोग कहेंगे 3, और अब का नया लागत कहेंगे विनिर्माण का तो 5। उसी तरह से यहाँ देखिए पहले इसका कच्चे माल पर 2 रुपया था, हम लोग कहेंगे 5, अब का कच्चे माल का लागत तो 12, तो यहाँ से कच्चे माल में लग रहा है 4 रुपया 80 पैसा और बनाने में पैसा लग रहा है 10 रुपया, तो कंपनी का अब लागत कितना होगा तो 10 रुपया 4 रुपया 80 पैसा 14 रुपया 80 पैसा। और इसको बोला गया है कि 25% लाभ पर बेचिए, आराम से क्रय मूल्य का तुलना, क्रय मूल्य से 25% लाभ पर विक्रय मूल्य 125। नोट किया जाए।
आगे जरा टैब देखते हैं, 99 जरा नंबर देखते हैं। लेकिन 99 नंबर में इसमें भी थोड़ा सा डिस्काउंट है, देखा जाए। कहता एक दुकानदार 15% छूट पर एक बैडमिंटन रैकेट बेचता है जिसकी चिन्हित कीमत, चिन्हित मतलब हुआ एमआरपी, शुद्ध हिंदी लिख दिया है। जैसे कोई भी आप बाजार से प्रोडक्ट खरीदिए, खास करके ब्रांडेड वस्तु, तो उसमें देखते हैं एमआरपी रहता है। तो अब एमआरपी रहता है तो क्या आप एमआरपी पर लेते हैं, कुछ ना कुछ तो कम तोल करते हैं, भले वो कम ना करे, वो करे, वो अलग चीज है, लेकिन एमआरपी पर आप नहीं रखते हैं। किसी भी अगर 30 रुपए एमआरपी है तो कहते हैं 1 रुपया कम दे, 2 रुपया कम दे, कुछ कम देंगे। तो कभी कभी अगर रिलेशन दुकानदार से अच्छा रहता है तो बोलते हैं कि 1 रुपया कम दे दीजिए, 2 रुपया कम दे दीजिए। ऐसे भी देखिए एमआरपी पर कोई वस्तु नहीं बिका जाता है, वो आपका हक है, आप उस पर बार्गेनिंग कर सकते हैं, ये नियम है, एक तरह से कानून है बना हुआ। लेकिन एमआरपी पर कुछ लोग बेच देते हैं, कुछ लोग नहीं बेचते हैं, देखा जाए। उसी तरह से कहा चिन्हित मूल्य का मतलब हुआ एमआरपी, और उस पर कितने प्रतिशत का छूट देने वाला है, 15% का। कभी भी इसका 15% निकाल सकते हैं, 10% 3 रुपया, 5% 1.5 रुपया, 15% 3 रुपया 1.5 रुपया, 4.5 रुपया का उसको छूट मिलेगा। और प्रत्येक रैकेट के साथ वह 1.5 रुपया का लागत वाला एक शटल कॉक भी देता है, यानी 30 रुपया एमआरपी, 15% का छूट देने के बाद जो आया उस पर भी कहा कि एगो कॉक फ्री में दे देगा, जिसका दाम कितना रुपया होगा, 1.5 रुपया होगा, एक शटल कॉक देता है। तब भी उस व्यापारी को कहा कि 20% का लाभ हुआ। तो क्वेश्चन में कहा कि बताइए रैकेट का लागत मूल्य क्या था। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कैलकुलेशन है, समझिएगा। एमआरपी कितना 30, इस पर कितना प्रतिशत का डिस्काउंट दिया, 15% साइड में देते हैं, 4.5 रुपया। इसका दाम तो 4.5 रुपया घट जाना चाहिए, तो 4.5 रुपया घटाइएगा, 25 रुपया 50 पैसा। अब इस पर भी एगो क्या दे दिया, कॉक दे दिया, तो कॉक तो यही पैसा में दे दिया। तो कॉक भी अगर कितना का दे रहा है, 1.5 रुपया का, तो 1.5 रुपया का दे रहा है, इसका मतलब दुकानदार का ही पैसा जा रहा होगा इसमें, तो 1.5 रुपया ये और लेस किया होगा। अगर देखते हैं कभी कभी आप किराना दुकान में जाइए, कभी कभी होता है फ्री मिल जाता है, मतलब अगर आप एक हॉर्लिक्स लीजिएगा तो एक डिब्बा फ्री दे दिया, कभी कुछ लीजिएगा तो एक जग फ्री दे देता है। अब कुछ ग्राहक भी ऐसे होते हैं, जैसे मान लिया जाए कि अगर हॉर्लिक्स का अगर आधा केजी का अगर लेते हैं तो उसमें कहा कि एक ठो गिलास जो है फ्री है। अब उस गिलास का दाम 25 रुपया है, तो कुछ ग्राहक ऐसा होता है जो कहता है कि हॉर्लिक्स ले लेंगे, गिलास हम नहीं लेंगे, तो गिलास का पैसा लेस कर दीजिए। तो लेस करने का मतलब दुकानदार को ही पैसा जाएगा। तो 1.5 रुपया ये शटल कॉक दिया, तो शटल कॉक तो ग्राहक के पास गया, लेकिन ग्राहक क्या 1.5 रुपया दिया था, नहीं, ग्राहक 1.5 रुपया नहीं दिया, वो तो 1.5 रुपया छूट पर दे दिया, तो 1.5 रुपया का और छूट दिया। तो बताइए कितना में, 24 रुपया। जबकि कहता है इस दाम पर भी बेचने पर ग्राहक दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, यानी ये भी अभी भी विक्रय मूल्य है। अब आराम से 20% लाभ पर विक्रय मूल्य, और अगर क्रय मूल्य निकालना, और ये देखिए 12 दूनी 24, यानी दुकानदार को ये रैकेट का क्रय मूल्य कितना रुपया था, 20 रुपया के बराबर था। नोट किया जाए। देखा जाए कुछ क्वेश्चन शेयर से रिलेटेड भी एक आध हो सकते हैं। देखिएगा अगर शेयर का सेपरेट चैप्टर होता है, लेकिन किताब में देखिएगा तो 12-15 को क्वेश्चन से ज्यादा नहीं रहते हैं। आपका पैकेज में भी देखिए 3 टॉपिक है, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस है, एक आपका डिस्काउंट भी है, और थोड़ा सा 4-5 क्वेश्चन तंग करेगा तो आपको 4-5 क्वेश्चन शेयर और लाभांश का भी डाल दिया गया है पैकेज में। आप देखिएगा कि कुछ क्वेश्चन शेयर लाभांश से आते हैं, कभी कभी देखा गया 5 साल 7 साल के बाद एक वो क्वेश्चन दे देता है, जबकि चैप्टर आपको बहुत सा किताब में मिलेगा, बहुत सा किताब में नहीं मिलेगा। लेकिन आरएस में देखिएगा पुराना किताब है, उसमें आपका शेयर और लाभांश का चैप्टर है, ज्यादा नहीं होगा, 12-15-20 गो रहते हैं। तो एक आगो टाइप हम भी आपको दे दिए हैं, और पैकेज में भी 7-4-5 क्वेश्चन होंगे शेयर लाभांश, तो उसको भी टैकल कर लीजिए। देखिए जैसे कहा गया है शेयर लाभांश, अगर थोड़ा सा जानकारी रखिएगा कि एक व्यक्ति 120 रुपया दर वाले 5% के स्टॉक में 1440 रुपया लगाता है, पुनः इसको 125 की दर से बेचकर, यानी 120 रुपया के हिसाब से खरीदा और फिर बेच दिया 125 की दर से बेच दिया, तो पैसा तो मुनाफा कमाया। और उसके बाद कहा 75 रुपया की दर वाले 4% स्टॉक खरीदता है, यानी बेच करके फिर से एक शेयर खरीद लिया, और इस बार 75 रुपया वाला, जबकि उस पर 4% स्टॉक का मतलब हुआ 4% लाभ मिलेगा। जबकि ध्यान रखिए शेयर का क्रय मूल्य हम लोग अंकित मूल्य 100 रुपया ही मान के चलेंगे, 4% को आप तोड़िएगा तो 4 बटा कितना होगा 100, यानी 100 रुपया पर कंपनी जो है कै रुपया का लाभ देगा, 4 रुपया। तो कहा कि बताइए उसकी आय में अंतर ज्ञात कीजिए, यानी व्यक्ति का आय में अंतर का सेंस हुआ कि पहले व्यक्ति 120 रुपया वाला शेयर खरीद रहा था, तो उस पर उसको 5% का एक तरह से कमीशन मिलेगा, लाभ मिलेगा, उसी का सेंस यहाँ पर आय बोला है। जबकि फिर बदल करके बेच दिया, बेच करके फिर 75 रुपया वाला ले आया, तो कहा उस पर
4% का स्टॉक होगा, तो पहले 120 रुपया पर 5% उसको मिल रहा था और अब नया 75 रुपया वाला खरीदा है 104% मिलेगा। तो कहा गया कि पहले का जो इनकम था और अब का जो इनकम है उसमें अंतर बताइए। अब देखा जाए कि सबसे पहले ये देखा जाए, शेयर जो होता है ये जब आपको पार्टनरशिप पढ़ाया जाता है तो उसमें बोला जाता है, थोड़ा सा पॉइंट इसमें जानकारी रखना पड़ेगा। जैसे शेयर जो है वो 3 प्रकार का होता है, एक होता है सममूल्य, एक होता है अधिमूल्य, एक होता है अवमूल्य। शेयर कहा जाए तो जो बिजनेस होता है तो उसमें बताएंगे पार्टनरशिप में कि बिजनेस 3 प्रकार का होता है। एक आपका होता है सिंगलेशन, एक होता है पार्टनरशिप, एक होता है एक तरह से लिमिटेड कहा जाएगा। पार्टनर सिंगलेशन के बारे में बताया गया कि अगर कोई बिजनेस हो, अगर उसमें एक ही मालिक हो तो उसको कहते हैं एकल व्यापार। पार्टनरशिप का मतलब हुआ कि ऐसा व्यापार जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति चलाता है, तो उसको कहेंगे कि ये जो बिजनेस चल रहा है ट्रेडिंग ऑन पार्टनरशिप पर चल रहा है, जो पार्टनरशिप सेपरेट चैप्टर देते। जबकि तीसरा बिजनेस उस समय भी चर्चा किए थे कि एक होता है लिमिटेड। लिमिटेड का मतलब हुआ, देखिएगा कोई भी बड़ा जो कंपनी होता है उसमें देखिएगा लिखेगा पीवीटी लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड। तो लिमिटेड का मतलब हुआ बहुत बड़े स्तर पर बिजनेस चालू करना, जैसे रिलायंस, टाटा, ये सब जो है वो लिमिटेड कंपनी है। तो इस लिमिटेड कंपनी में देखिए पूंजी आप भी लगा सकते हैं। कभी कभी आप न्यूज में सुने होंगे निफ्टी इतना गिर गया, शेयर मार्केट इतना। तो शेयर जो होता है वो 3 प्रकार का होता है, एक अधिमूल्य, एक होता है अपमूल्य, एक होता है सममूल्य। कभी कभी जैसे कहने का मतलब है कि अगर आप मान लीजिए एसबीआई एक बैंक है, उसका आप शेयर खरीदे 100 रुपया में, एगो का शेयर का दाम है 100 रुपया। तो उसका दाम अगर उसका मान लीजिए कि परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा हो जाता है, तो कभी कभी आप जो 100 रुपया में खरीदे हैं 5 साल पहले, तब उसका रेट जो है हो सकता है 3000 रुपया हो जाए, 4000 रुपया हो जाए। कभी कभी एक छोटा उदाहरण शेयर से नहीं समझ सकते हैं तो एक आम जीवन में जो घटना घटता है उससे आप समझ सकिए। जैसे कभी कभी आप देखिएगा 5 साल 7 साल में वो रूमर उड़ता है, कभी कभी नमक का रेट कितना रुपया होगा, 10 रुपये के जी, 10 रुपया 20 रुपया, उससे ज्यादा तो नहीं होगा। लेकिन कभी कभी आप रूमर देखिएगा कि 100 रुपये 50 रुपये के जी भी नमक बिका था। अब बैंक में आप जाइए, कभी कभी रूमर उड़ा था कि 50 रुपये के जी, तो वहां पर क्या हुआ, हल्ला हो गया कि नमक अब मिलवे नहीं करेगा। तो स्कार्सिटी हो गया, तो वहां पर 50 रुपये में बिक गया। जो 10 रुपये में ले रहे थे वो 50 रुपये में बिक रहा है, तो एक रूमर की तरह। तो यहाँ भी क्या है कि कंपनी अपना एक रेट रखता है। जैसे 5% का रेट का मतलब हुआ कि कंपनी का दाम 100 रुपया था, इस पर कई रुपया आपको लाभ देगा, एक शेयर पर 100 रुपया। जबकि यहाँ कहा गया एक होता है अधिमूल्य, एक होता है अपमूल्य, एक होता है सममूल्य। जैसे कंपनी का रेट जो है 100 रुपया, एसबीआई एक बैंक, इसका शेयर का दाम कितना रुपया, 100 रुपया। ये 5%, इसका इंडिकेटर समझिएगा। 5% का मतलब ये पहले से कंपनी का फिक्स रहता है, क्या रुपया में, 100 रुपया। तो 100 रुपया में लाभ कितना आपको देगा, 5 रुपया। अब कोई आदमी खरीदा और बाजार में इसको बेच दिया 200 रुपया में, तो बताइए क्या इस पर 5% देगा? कंपनी तो कहेगा कि हम जितना में दिए हैं उसका हिसाब से ही हम लाभ देंगे। अब बाजार में आप कितनों में बेचिए, तो कोई आदमी बाजार में बेच दिया, शेयर भी बिकता है। अब इसका मान लीजिए कि बहुत अच्छा कंपनी चल रहा है, तो जाहिर सी बात है इसका रेट ज्यादा में आप ले सकते हैं। लेकिन ये हो गया आपका, जब बाजार में ज्यादा मूल्य हो गया तो इसको क्या बोलेंगे, अधिमूल्य। कभी कभी मान लिया जाए कि कंपनी ऐसा जैसे एसबीआई डूब जाए, तो उसका शेयर भी क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। जैसे देखिए अभी पीएनबी का, पंजाब नेशनल बैंक का बहुत घोटाला हुआ है, उसमें हो सकता है बहुत लोग का डर है कि शायद ये बैंक बंद हो जाए, बैंक बंद हो जाए। तो इस आधार पर कहा जाए तो हो सकता है एसबीआई का अगर मार्केट डाउन चल रहा है तो शेयर इसका दाम घट भी सकता है। मार्केट जब इसका नहीं है तो हो सकता है व्यापारी इसको कितना में बेच दे, 90 रुपये में। तो ये अंकित मूल्य से कम दाम पर बेचा, तो इसको क्या बोल दिया, अवमूल्य, यानी कमी पर। कभी कभी ऐसा होता है कि 100 रुपया में आप खरीदे और आपको पैसा का कम है तो इसको 100 रुपये में बेच दिया, तो इसको क्या बोल देते हैं, सममूल्य। तो ये 3 प्रकार का शेयर होता है। इसमें ज्यादा डीप में नहीं जाना है, सिर्फ ये समझिए कि 120 रुपया के हिसाब से खरीदा, कितना रुपया वो खर्चा किया था, 1440 रुपया। तो 120 रुपया में एक शेयर 1440। ए बाबू सबको सेट बेंच में बैठाइए, 15 मिनट लेट लगेगा। 1440 रुपया है और 120 रुपया में एक शेयर खरीदा है, तो हम पहले 120 से भागा देंगे तो ये पता चल जाएगा कि कई गो शेयर खरीदे थे, 12 गो शेयर। अच्छा, एक शेयर पर 5% का मतलब है कंपनी का रेट 100 रुपया है, तो उस पर कई रुपया देगा आपको, 5 रुपया, चाहे बाजार में आप जैसे खरीदिए। तो 12 को शेयर खरीदे हैं तो एक शेयर पर आपको 5 रुपया मिल रहा है, तो 12 शेयर पर कितना मिला होगा। लेकिन किया बंदा आगे कि वो शेयर को क्या कर दिया, बेच दिया। और कैसे बेचा, कई गो शेयर था इसके पास। तो अब बताइए इसी का पैसा जब आएगा तो 12 गुने कितना, ई पैसा से क्या कर लिया, नया प्रकार का शेयर खरीदा। कैसा शेयर खरीदा, 75 रुपया वाला। तो 75 से भागा देंगे तो आप पता चलेगा कि नया शेयर कैगो खरीदा। तो यहाँ पर 25 दिया 75, ये 5 3 4 12, कैगो शेयर। और एक शेयर पर अब कितना लाभ मिलने वाला है, 4 रुपये। तो 4 रुपये तो 20 4 80। बताइए पहले इसको इनकम के लाभ, अब कितना हो रहा है, पहले से ज्यादा कितना हो, ये आंसर हो 20 के बराबर। Oh.
गया, मिटा दें। देखिए ध्यान दिया जाए, देखिए कहानी की तरह स्टेटमेंट दिया हुआ है। प्रतिशत में इस तरह का क्वेश्चन हम लोग देखे थे कि एक कहानी की तरह स्टेटमेंट रहते थे, उस समय कहते थे कि इससे 3-4 क्वेश्चन आपको पूछेगा। उसी तरह का यहाँ भी है, एक आपके पास पैराग्राफ है, इसको पढ़ करके कुछ मटेरियल ध्यान में रखना है और उसके बाद इससे 2 क्वेश्चन है, 101, 102 इसी से रिलेटेड है। देखिए हेडिंग क्या कहा है, एक घड़ी डीलर प्रत्येक घड़ी का उत्पादन के लिए 150 रुपया खर्चा करता है। मतलब एक डीलर है वो घड़ी का प्रोडक्शन करता है और एक घड़ी को प्रोडक्शन करने में इसको कितना रुपया लगता है, 150। जबकि कहा साथ ही उसे 30,000 रुपया का अतिरिक्त खर्च भी करना पड़ता है, यानी एक्स्ट्रा जो खर्चा है ये 30,000 रुपया। जबकि इसमें कहा गया है और ये भी कहा दिया है कि 30,000 रुपया जो अतिरिक्त खर्च करेगा करना पड़ता है, यहाँ पर 2 की जगह जो लिखिएगा, जो उत्पादित घड़ियों की संख्या से संबंधित नहीं है। मतलब ये जो 30,000 रुपया खर्चा करेंगे ये उत्पादन से कोई लेना देना नहीं है। जैसे अगर कोई व्यापारी गया दूसरे शहर में, मान लीजिए गया है और वो पटना में गया, अब पटना में गया तो 50,000 रुपया उसको खर्चा लग गया वस्तु खरीदने में, तो आने जाने में भी तो 2-3 हजार रुपया खर्चा होगा। तब 2-3 हजार रुपया आने जाने में खर्चा हो गया, इसको क्या कहते थे, ऊपरी व्यय। अच्छा, ऊपरी व्यय हमेशा किस में जोड़ा जाता था, क्रय। कभी कभी ऐसा भी होता है व्यापारी के साथ घटना घटता है कि वो 50,000 रुपया का माल खरीदने के लिए पटना गया, उसको समझ में कुछ नहीं आया तो खाली हाथ भी लौट सकता है। अब उसके पास माल जो था वो पसंद नहीं आया तो नहीं लेगा, लेकिन नहीं लेगा तो उसका क्या आने जाने में पैसा खर्चा खत्म हो जाएगा कि लगेगा, अभी भी लगेगा। तो यही बोला गया है, उत्पादन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये कंपनी का एक्स्ट्रा खर्चा होंगे। यही चीज डीप में जाइएगा तो आपको बताया जाएगा। जैसे आप MBA का क्लास कीजिएगा या BBM में पढ़ते हैं या कॉमर्स में पढ़ते हैं तो उसमें बोला जाता है कि कोई भी कंपनी का जो वस्तु का जो रेट होता है उसमें 2 तरह का रेट घुसा रहता है। एक होता है फिक्स प्राइस, एक होता है वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट का मतलब हुआ कि कोई भी बड़ा बड़ा कंपनी में आप देखिएगा कि मजदूर को रहने के लिए, लेबर को रखने के लिए वो अलग से रहने के लिए, खाने के लिए, दवा दारू जो है सबके लिए व्यवस्था करता है। तो वो व्यवस्था करता है तो जरा सोचिए, प्रोडक्शन होगा तब भी उसको खाने पीने मिलेगा। अब प्रोडक्शन अगर कंपनी नहीं करेगा तो क्या मजदूर को खिलाएगा, नहीं वो खिलाएगा। जैसे लॉकडाउन हो गया तो लॉकडाउन में अगर मान ले जाए कि कंपनी चालू नहीं है लेकिन कंपनी का लेबर वहां पर है तो क्या कंपनी का मालिक उसको खिलाएगा कि नहीं खिलाएगा, तो उसको एक्स्ट्रा खर्चा होगा कि नहीं। तो एक्स्ट्रा खर्चा अगर हो रहा है तो यहाँ पर चाहे उत्पादन करे या ना करे तो खिलाना पड़ेगा। तो उसी तरह से यहाँ भी 30,000 रुपया का एक्स्ट्रा खर्चा हुआ है, इसका लागत उगत उत्पादन से कोई लेना देना नहीं है, यानी उत्पादन कीजिए या ना कीजिए 30,000 रुपया कंपनी को खर्चा ऐसे भी है। इसके बाद यह कहता है करना पड़ता है जो उत्पादित घड़ियों की संख्याओं से संबंधित नहीं है। आगे कहा यदि वह सन मतलब इंग्लिश में कहेंगे सेशन, तो कहा यदि वह सन के दौरान यानी सेशन के दौरान घड़ी बेचने में सफल रहता है तो वह घड़ी 250 रुपये में बेचता है। यानी अगर इसमें कहा गया कि अगर सेशन में अगर बेचेगा, फूड मार दे सेशन का मतलब, तो ये बिकेगा तो कितना बिकेगा। और कहा गया कि यदि वह ऐसा करने में असफल रहा यानी सीजन में नहीं बेच पाया तो वो घड़ी कितना में बिकेगा। देखिएगा, जैसे कहने का मतलब है, एक उदाहरण इसमें है कि जैसे कहने का मतलब यह हुआ कि अगर कोई बंदा फ्रिज खरीदने के लिए जाएगा, या फ्रिज छोड़ दीजिए स्वेटर खरीदने के लिए जाएगा, स्वेटर आप गर्मी के दिन में खरीदिएगा। लेकिन कुछ दुकानदार क्या कुछ ग्राहक होते हैं ऐसा जो स्वेटर खरीदना होगा तो गर्मी के दिन में जाते हैं। तो आप जाइए, आप मोहल्ला टोला में आप पता लगा लीजिए, कोई बूढ़ा बुजुर्ग आदमी से पूछिएगा, कहिएगा हमको तोशक तकिया भराना है तो आपको हिदायत देगा जाड़ा में मत भरवाना, गर्मी में भरवाना। काहे बोलता है गर्मी में क्या तोशक तकिया आप रखिएगा। जैसे आपको कहिएगा हमको एगो रेजाई बनवाना, रेजाई समझते हैं रेजाई, तो वो कहेगा आप किसी बुजुर्ग आदमी से पूछिए कि हमको रेजाई खरीदना है तो आपको सलाह देगा, पढ़ा लिखा नहीं भी रहेगा तब भी सलाह देगा कि गर्मी में भराओ, गर्मी में रेजाई खरीदो। तो जाड़ा में काहे खरीद रहा है वो, तो जाड़ा में उसका दाम क्या होगा, ज्यादा वो होगा सीजन वाला। और अगर गर्मी में जाइए तो जेरुआ का रेट कम रहेगा तो आपको पैसा क्या लगेगा, कम लगेगा। तो कुछ ग्राहक ऐसा होता है बाबू, फ्रिज खरीदने के लिए जाएगा तो जाड़ा में खरीदेगा फ्रिज, गर्मी में नहीं खरीदेगा क्योंकि गर्मी में फ्रिज का रेट ज्यादा रहेगा, जाड़ा में फ्रिज का रेट कम रहेगा। इसको कहते हैं एक ऑफ सीजन और एक मतलब ऑन सीजन, मतलब एक जो हुआ सीजन में और एक हुआ बिना सीजन में। अब बड़ा बड़ा यहाँ तो नहीं लेकिन बहुत जगह देखते हैं मॉल में ऑफर होता है और ऑफर उल्टा चलता है। जाड़ा के दिन में जाइएगा पूछिएगा ऑफर चल रहा है तो कहेगा हाँ जाड़ा के दिन में गर्मी वाला कपड़ा पर ऑफर चलेगा, गर्मी के दिन में जाइएगा जाड़ा वाला कपड़ा पर ऑफर चलेगा। तो एक तरह से लुभाने के लिए होता है। तो यहाँ भी बोला है कि अगर सीजन में बेचिएगा तो 250 रुपये में बिकेगा और जबकि बिना सीजन में बेचिएगा तो 100 रुपया, जबकि लागत मूल्य कितना रुपया है। तो अगर सीजन में बेचेगा तो लाभ तो होगा, लेकिन अगर सीजन में नहीं बेचिएगा तो उल्टा क्या होगा, हानि भी होगा, हानि भी होगा। अब देखिए इस तरह से कहा गया है कि तो उसे अगले सेशन में प्रत्येक घड़ी को 100 रुपये में बेचना पड़ता है। ये एक हेडिंग था। अब इस हेडिंग के ध्यान में रखते हुए एक 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन भी देख लीजिएगा तो काम चल जाएंगे, अगला क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं। फिलहाल देखा जाए, कहा कि वह
सेशन के दौरान 1500 में से कितना घड़ी बेचने में सफल हो गया। इससे ये पता चल रहा है कि उत्पादन कई घड़ी का हुआ होगा, 15,000। तो ऐसा कर ले कि पहले इसका पूरा नेट क्रयमूल्य निकाले कि कितना होगा, तो एक घड़ी को लागत 150 रुपया, और ऐसा ऐसा कितना घड़ी 1500 घड़ी, यानी 15 गुने 15 225 पर 3 जीरो, यानी इसका लागत कितना हुआ होगा 2,25,000। लेकिन वो कितना घड़ी सीजन में बेचने में कामयाब रहा, तो 1200 घड़ी तो इस रेट से बिका होगा, यानी 0 0 1 जीरो और है, 12 पचे 60 300, यानी जो भी हो जाए। आप बताइए घड़ी कै को बनाया था, कै को बेचा, कितना और बच गया। 300 घड़ी को फेंकेगा नहीं, बेचेगा, कैसे बेचेगा, तो यहाँ भी पैसा आ जाएगा 0 0 0 0 3, यानी 30,000 यहाँ आया, 3 लाख कितना आया, तो टोटल बेच बाज के कितना आ रहा है इसका 3,30,000। क्वेश्चन में कहा कि बताइए कितने का लाभ होगा, लेस हो जाएगा, ये लाभ निकल जाएगा, नोट किया जाए 75,000। देख लीजिए लेस करके, कितना आया, लेस कीजिए ना, कोई ऑप्शन आ जाएगा 45 75, नहीं आया, कितना आ रहा है, तो उसे कितने का लाभ होंगे, 1200 1500 में से 3,30,000 2,25,000, कितना आया लेस करके, नहीं आया, 1 लाख, तो देखो 150 रुपये ने खरीदा है जी, 15 15 225 जीरो, और बोलो 1200 घड़ी ही बेच पाता तो कितना लाभ होगा। 1200 घड़ी बेच पाने का मतलब है सीजन में 1200 घड़ी बेच पाया, इसको हटा दे तब आंसर आ जाता है। ना 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 मत कीजिए काम, यहाँ कितना आया था, जोड़ के कीजिए, आप जोड़ के कीजिए, जोड़ के कीजिए, जो आएगा वही आंसर मानिए। यहाँ से आपका आंसर आ रहा है, ठीक है, दोनों नोट कर लीजिए, कोई भी नोट कर लीजिए, कोई भी नोट कर लीजिए। 1200 घड़ी बेच पाता है, इसका मतलब है सीजन में, हाँ छोड़ रहे। अरे एक मिनट 30,000 रुपये एक्स्ट्रा भी हुआ है ना, देखो 30,000 एक्स्ट्रा खर्चा हुआ, एक्स्ट्रा खर्चा ऊपरी पे में जोड़ दीजिएगा 5, अब जोड़ने की जोड़िए, अब आ जाएगा 45 के 75 लीजिए, इसलिए जोड़ के ही बेचिएगा। ये ऊपरी खर्च जो है इसको क्रयमूल्य में जोड़ना पड़ेगा, ये हम लोग जोड़े नहीं है। हो गया, तो ठीक है, एक आगो बच गया है, कल हम लोग देख लेंगे, और कल डिस्काउंट भी चालू रहेंगे। तो कल से एक बेंच पर 3 को बैठिएगा बाबू, आगे घंघेट करने बैठना है, बेंच खाली रहता है, 3 को बैठिए।